ये बात सबको मालूम है कि हमें बहुत ज्यादा कर्जों की वजह से दिवालियापन की सूरत हाल का सामना था। ज़राअत के शोबे में तारीफी कारकर्दगी का हसूल हुआ है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम 630 अरब रुपए से बढ़ा के 900 अरब रुपए कर रहे हैं। वादार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। 1 जुलाई 21 से तमाम वफाकी सरकारी मुलाजमीन को 10% अडाक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। तमाम पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। कम से कम उजरत 20,000 रुपए माहाना की जा रही है। मकामी तौर पर बनाई जाने वाली 850 सीसी तक गाड़ियां को फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट और सेल्स टैक्स में कमी की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं इस्लाम। नाज़रीन, बजट पेश कर दिया गया जिस पर मुख्तलिफ आरा और तबसरे सामने आ रहे हैं। हुकूमत इसे बहुत अच्छा बजट करार दे रही है और कहा जा रहा है कि ये ऐसा बजट है जो शायद माजी में किसी हुकूमत ने पेश नहीं किया। लेकिन अपोजिशन इस बजट को भी मुस्तरद कर रही है और कह रही है ये सारा अल्फाज का गोरख धंधा है। टैक्सेस लगाए भी गए हैं और टैक्सेस में रियायत भी दी गई है। गोया किसी को पता ही नहीं चले कि हुकूमत ने कितना बारीक काम डाला। इसके साथ साथ बजट में जो लोगों को सहूलतें देने का ऐलान किया गया है उस पर भी खदशात का इजहार किया जा रहा है। मजमूई तौर पर अगर आप इस बजट को देखें तो आवाम को 383 अरब रुपए के नए टैक्सेस देने होंगे। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत ने आवाम को 119 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ भी दिया है। इसी तरीके से इनकम टैक्स की मद में 116 अरब रुपए का इजाफी बोझ होगा। लेकिन साथ साथ 52 अरब रुपए का इनकम टैक्स की मद में आवाम को रिलीफ भी दिया गया है। और फिर इंटरनेट पर और मोबाइल फ़ोन कॉल पर टैक्स लगाने की बात की गई, जिसे हमाद अजहर साहब ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि नहीं, इस पर हम फैसला वापस लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ गाड़ियों पर टैक्सेस और बाकी जो चीज़ें दी गई हुकूमत की तरफ से, हुकूमत उसको एक बड़ा ही बेहतरीन बजट करार दे रही। क्या वाकई बड़ा बेहतरीन बजट है या जब माजी में भी जिस तरीके से हुकूमत अल्फाज के हेर फेर के साथ बजट पेश करती हैं, ये भी कोई वैसा ही बजट होगा और इसके आम आदमी पर असरात क्या होंगे, ये आज के प्रोग्राम में जायजा लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के मुमताज़ माहिर इक़्तिसादियात जनाब मुज़म्मल असलम साहब और उनके साथ डॉक्टर शाह हसन सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं। मुज़म्मल साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे ही कर लेते हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि 383 अरब रुपये के अवाम पर नए इजाफी टैक्सेस होंगे, साथ उनको अवाम को 119 अरब का रिलीफ भी मिलेगा। ये अल्फाज का गोरख धंधा है, इतनी क्लैरिटी क्यों नहीं होती बजट में ताकि आम आदमी भी समझ सके? नहीं, ये आपने नसरुल्लाह साहब जो बात की है ना, आज मैंने बाकायदा अपने चंद प्रोग्रामों में जो है ये बात की है कि 66 सफ़ों की तकरीर कौन सुनता है। 66 सफ़े पढ़ने वाले का भी स्टेमिना चाहिए और फिर उसके अलावा जो है उसको कंसंट्रेट करना। जो आपने इक़दामात पिछले साल से चेंज किए, मेरे नुक्ते नज़र में जो आपने पिछले साल से तब्दीली की है, बस उसका जो है आप इजहार करें। बाकी ये जो है कि जी तखमीना ये तखमीना वो, ये लोगों को नहीं समझ आता। आप डायरेक्ट बात करें कि जी आपको जो है ये हमने रिलीफ दे दिए, ये आप पे हमने जो है आपको जो है ना जुर्माना लगा दिया। तो बहरहाल मैं बात ये करना चाह रहा था कि मैं 17 साल से जो है ना बजट ट्रांसमिशंस का बाकायदा मेन जिसे कहते हैं जो बड़ी ट्रांसमिशंस हुई हैं उसका हिस्सा रहा हूँ और बड़ा इसको मैंने क्लोजली फॉलो करता रहा हूँ। आज जो है ना, मैंने अभी तक जो हमेशा से माजी में मैं देखता था, हमारा खुद भी जैसे ही बजट स्पीच ख़त्म होती थी तो हम कहते थे कि जी ये टेक्सटाइल बजट लग रहा है, ये जो है शुगर वालों के लिए बजट लग रहा है, ये पावर सेक्टर के लिए बजट लग रहा है। और हम ये देखते थे कि हुकूमत किसी एक सेक्टर या दो सेक्टर को जो है नवाजती थी और बाकी पूरी कौम से जो है अलग अलग बिलवास्ता वास्ता जो है टैक्सेस की शरह बढ़ाते रहते थे। ये जो है एक ट्रेंड था पिछले 12-13 साल से। आज के बजट में मैंने एक तो ये चीज़ देखी कि बजट के फ़ौरन बाद जो कैमरास जाते हैं फेडरेशन की तरफ और किसानों की तरफ और ये वो, मेरी नज़र से कोई ख़ास नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं गुजरे और उन्होंने कहा जी बजट सही है। पहली चीज़ तो ये, तो अवाम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जो स्टेक होल्डर्स है इज़ मोर इम्पॉर्टेंट व्हाट ऑपोजिशन। आपको पता है ऑपोजिशन ने तो अपना सौदा बेचना है, हुकूमत ने अपना सौदा बेचना है, दोनों ने बात तो माननी नहीं है किसी की। ठीक है। अच्छा, मैं अगर आप मुझसे पूछे कि मेरा क्या तज़िया है, मेरा तज़िया ये है कि मैंने जो नोट किया है कि हुकूमत ने
इस चीज़ के तो आमादगी जाहिर कर दी है कि जी जो महंगाई है या जो कीमतें इस वक्त जिन चीज़ों की है उसमें कोई वो कमी नहीं ला सकते, क्योंकि एक तो आलमी मार्केट में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई हैं और इन्होंने खुद भी जो है जैसे गंदम की कीमत की सपोर्ट प्राइस बढ़ाई है वो, तो किसी न किसी तरीके से कारोबार और रोज़गार को जो है इनकरेज करके लोगों की आमदनी को रेस कर दिया जाए। तो मैंने ये देखा कि आज इस बजट में इन्होंने हर तबके को, जैसे माजी में हम जैसे मैंने कहा कि बड़ी सनतों को इनको बजट में देखा जाता था और एक आम आदमी ये देखता था कि कल से मेरा बिजली का बिल कितना हो जाएगा, कल से मेरे पे मजीद टैक्स कितना लग रहा है। तो आज हमने देखा कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जो जिसकी वैल्यू रुपयों में हो सकती है, शायद जैसे मोबाइल फ़ोन में हम क्रेडिट डालते हैं तो हमारा टैक्स कट जाता है, उसको उन्होंने कम किया। बैंकों से जो पैसा निकालते थे 50,000 से ऊपर उसको उन्होंने कम किया। इस तरीके से जो गाड़ियों की जो है फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ये वो मोबाइल जो छोटे मोबाइल जो आम आदमी इस्तेमाल करता है उसकी तरफ उन्होंने ये किया। फिर एक चीज़ इन्होंने ये की कि जो एक मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास थी जिसकी एक ख्वाहिश थी कि वो कारोबार भी बेहतरीन करे, उसको सरमाया दे, तो हुकूमत ने 3-4 जगहों पे उसको कंपनसेट करने की कोशिश की कि वो घर लेना चाहता है तो उसको जो है घर दिलाने में मदद। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि अगर वो कारोबार करना चाहता है तो उसको जो है गारंटी 5 लाख रुपए की हुकूमत ले रही है, अगर किसान है तो 1.5 लाख की वो दे रही है। तो वो छोटी छोटी ये चीज़ें, तो ऐसा लगा कि पहली दफ़ा कि हुकूमत ने एक आंख से जो है ना एक मजदूर को भी देखा इस बजट में, छोटे कारोबार को भी देखा और बड़े कारोबारों को भी कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया जिससे। लेकिन मुजम्मिल साहब अगर आप अगर महंगाई की बात करें, अगर पेट्रोलियम मसनूआत पर और आपकी LPG के ऊपर टैक्सेस बढ़ेंगे, 35% अगर लेवी टैक्स बढ़ जाए पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, तो फिर आपकी कास्ट तो बढ़ जाएगी, महंगाई तो फिर और ज़्यादा इसमें इजाफा हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये आपकी बात है कि अगर लेवी जो है ये 600 अरब रुपए की बात करें, देखें कानून की बात करते हैं, कानून में जो है लेवी 30 रुपए से ऊपर नहीं जा सकता और इस हुकूमत ने भी और माजी की हुकूमत ने लेवी जो है पर लीटर 30 रुपए तक चार्ज किया है, ठीक है ना। तो कानूनन जो है 30 रुपए से ऊपर जा ही नहीं सकता। अच्छा, दूसरी बात आज की पोजीशन ये है कि 4 रुपए ले रहे हैं ये पेट्रोल में या 3 रुपए लेवी ले रहे हैं पेट्रोल में और 7-8 रुपए ले रहे हैं डीजल में। तो ये 30 रुपए की जगह, क्योंकि आलमी मार्केट में रेट बहुत ज्यादा है, अगर इनकेस आलमी मार्केट में पेट्रोल का रेट नीचे आ जाता है तो हुकूमत के पास वो फिस्कल स्पेस बन जाएगी या वो रूम बन जाएगा चार्ज करने का। अभी तो आपके सामने कि जो अभी फिलहाल आज की तारीख में ले रहे हैं वो कम तरीन ले रहे हैं। तो ये एक मैंने आपको कानूनन पॉइंट भी बता दी और ये भी बता दी। सबसे जो अच्छी चीज़ है, अहम चीज़ है, आप ये देखें कि बजट से पहले हमें बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि पता नहीं IMF के साथ क्या हो रहा है। IMF ने कहा टैक्स बढ़ा दो, IMF ने कहा बिजली का रेट बढ़ा दो, IMF ने कहा, ये आज IMF को इन्होंने साइड पे रख के बजट दे दिया है। अब इसके रिपरकशन जो हैं अगले 20 दिनों में पता लगेगा कि IMF इस पे क्या करता है। लेकिन मेरी जो अपनी गट फीलिंग है या मेरा जो अपना एनालिसिस है, IMF को जो है कोई ऐसा जवाब नहीं पहुंचता कि पाकिस्तानी हुकूमत को प्रेशराइज करे, क्योंकि IMF ने जो पाकिस्तान के टारगेट रखे थे, चाहे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के चाहे खसारे के, वो तमाम हमने जो है पूरे किए हैं। तो हुकूमत अभी भी यही कह रही है कि भाई आपको 5,800 अरब टैक्स चाहिए, हमने टारगेट ये रख दिया, आप हमें ना बताएं कि हम जो है किसको टैक्स ज्यादा करें किसको कम करें। अगर गर्दिशी कर्जा आपने कहा कम करना है हम एग्री करेंगे, आप हमें ना बताएं कि बिजली की कीमत किसको कितनी लगानी है। तो हुकूमत का मौकफ ये है। कुछ लोग इसको जोड़ेंगे जी हुकूमत में जो बाजुओं में ताकत आई हुई है वो कोई अफगानिस्तान वाली कोई डील बन रही है। तो मैं उस चीज का इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हुकूमत को कॉन्फिडेंस जो है, हमारे रिजर्व्स अच्छे हो गए, हुकूमत का कॉन्फिडेंस को इस साल के टैक्स के टारगेट के करीब आ जाएंगे, ये चीजों से हुकूमत का कुछ कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। मुजम्मिल साहब 682 अरब रुपए की सब्सिडी, IMF इस पे खामोश रहेगा? देखिए, मैं अब यही कह रहा हूं ना कि IMF को सब्सिडी से मसला नहीं है, IMF को खसारे से मसला है। IMF कहता है कि आपने खसारा जो है 6.5% या 6% करना है। IMF को अगर आपने वहां डिलीवर कर दिया, मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। पहले हम हमेशा जब भी IMF प्रोग्राम में जाते थे हम ये कहते थे IMF सख्त नापसंद करता है रुपए की, मतलब वो कहता है कि रुपए की कदर गिराओ। इस साल जो है 7-8% रुपए की कदर में इजाफा हुआ, IMF ने चू नहीं की। इस साल महंगाई जो है
शरह सूद से ज्यादा है। IMF ने क्यों नहीं की? क्योंकि दूसरे जो फाइनेंशियल मॉनेटरी टारगेट्स थे वो स्टेट बैंक ने पूरे करके दिए। तो IMF जो है कोई मतलब ऐसा, IMF को टारगेट ओरिएंटेड फोकस करता है और ये हुकूमत के पास बड़ा रूम है टू कन्विंस देम। मैं होता तो मैं IMF को कन्विंस कर लेता। अब मुझे नहीं पता हमारे तरीन साहब और हुकूमत किस तरह कर रहे हैं उनको कन्विंस। लेकिन मुजम्मिल साहब, अगर हम AC, ओवन, फ्रिज ये महंगी करने की हम जब बात करते हैं, आज शायद फ्रिज घर घर की जरूरत बन गया है, ये अब नेसेसिटी नहीं है, शायद अब लोगों की ज़रूरत भी है, लोगों ने पानी पीना है, ठंडा पीना है। हुकूमत क्यों इन चीज़ों को अलग कर देती है? मोटरसाइकिल भी एक ऐसी ज़रूरत तो नहीं है उसको सस्ता करना और फ्रिज को महंगा करना? देखिए, अब बात ये है कि मैं आपको आपस की बात बताऊं, ये जो फ्रिज और AC वाली बात है, मैंने उसको जो है नहीं पढ़ा कहीं, क्योंकि बहुत बड़ा बजट था और मैं कंटिन्यूसली जो है एक से पीछे दूसरे प्रोग्राम में था। तो अब ये तो देखें, वन टाइम शॉपिंग होती है ना, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह। तो अगर 1000-2000 रुपये हुकूमत कहीं से पूरा कर रही है तो मैं उसको इतना सीरियस नहीं लेता। जो रोजमर्रा की चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट है आमदनी। आमदनी पे इन्होंने फोकस किया है थोड़ा सा कि छोटे कारोबार चलें, ये चलें। और मैं समझता हूं कि मेरे से ज्यादा या एक कारोबारी एक सियासतदान से ज्यादा मैटर करता है कि आज के बजट के बाद किसान क्या कह रहा है, आज के बजट के बाद बिजनेसमैन क्या कह रहा है। वो मैंने जो है अभी तक, आई डोंट नो, शायद मेरी नजर से ना गुजरा हो, लेकिन कोई ऐसी कोई नेगेटिव बात नहीं आई। वरना तो आपको पता है, चैम्बर जैसे ही बजट अनाउंस होता है वो सुनते भी नहीं है, वो कह देते हैं जी बजट नामंजूर। बिल्कुल। तो बाकी आप एक्सपर्ट्स हैं, बाकी हर एक का अपना अपना ओपिनियन। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शाह हसन सिद्दीकी साहब, मजमूई तौर पे बजट को आप कैसा देख रहे हैं? हुकूमत की तरफ से बाज़ ऐलानात जो हैं जिस पे लोग उसको सपोर्ट भी करें हुकूमत को, कि अगर ट्रैक्टर सस्ते होते हैं एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिलेगी, अगर गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ, उनके ऊपर टैक्सेस में कमी होती है, आम आदमी के लिए ट्रांसपोर्ट का मसला हल होगा। कुछ चीज़ें बेहतर की हैं हुकूमत ने। देखिए, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि ये जो बजट है, अगर आप, मैं इसको कहूं कि ये गलत मफरूजों पर और गलत दावों पर मबनी एक ऐसी दस्तावेज है जो मईशत को दरपेश जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटने की सलाहियत नहीं रखता, नंबर एक। नंबर दो, जिसमें कोई आदमी बहस की गुंजाइश नहीं है कि तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी मंशूर था और इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले जो 10 नुकाती हिकमत अमली दी थी, उससे ये बराह रास्त मुतसादिम है। इसमें इस्लाहात जो है करने से गुरेज किया गया है, जो स्ट्रक्चरल इस्लाहात जरूरी हैं। और ये कहना है कि इसमें दो बड़े दावे किए गए हैं। एक ये कि हमने मईशत को दिवालिया से निकाल के मुस्तहकम कर दिया और आवाम को रिलीफ दिया है। अब मैं ये दोनों आपको आवाम के रिलीफ की बात कर दूं पहले। देखिए, इसमें पेट्रोलियम लेवी का, जिसको मैं भत्ता कहता हूं, उसकी मद में 610 अरब रुपए रखे गए। पेट्रोलियम लेवी भत्ता इसलिए है कि ये तो पहले इसका नाम था कार्बन टैक्स, सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल कर दिया। तो फिर किया पेट्रोलियम डेवलपमेंट टैक्स, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल कर दिया। तो उन्होंने लेवी करके सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर निकाल लिया। और ये टैक्सों की चोरी के नुकसानात को पूरा किया जाता है। जब आप पेट्रोलियम लेवी लगाते हैं तो पेट्रोल, ट्रांसपोर्ट, सारे किराए बढ़ जाते हैं। 2018 में ये 180 बिलियन रुपए था, अब तो 610 अरब रुपए रखा गया है। इसका मतलब ये कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती रहेंगी, नंबर एक। दूसरा ये था कि इसमें शौकत तरीन साहब ने अपनी तकरीर में ये कहा है कि पिछली हुकूमत ने शरह सूद को मसनूई तौर पर जो है कम रखा था। अब आप इसको इस तरीके से देखिए, ये तो इकोनॉमिक इशू है, मगर इसको किस तरह करते हैं मुझे समझ नहीं आता। पिछली हुकूमत के दौर में जो शरह सूद आखिर में थी वो 7.5% थी और अफरात ज़र जो था उसका 4.5 था। इसका मतलब ये कि 3% मुस्बित था, पॉजिटिव। अब की सूरत हाल ये है कि शरह सूद जो है वो 7% है और अफरात ज़र जो है वो 10.9% है। तो ये तो 3.9% मनफी है। तो अगर कोई मसनूई है, अगर कोई तबाकुन है, तो ये -3.9%। इससे क्या होगा मैं आपको बता दूं। इससे ये होगा कि जो बैंकों में 2 करोड़ से ज्यादा खातेदार हैं, जो नफा नुकसान में शिरकत पर हैं, उनको फरवरी 2020 में 1 लाख पर 11,000 सालाना मुनाफा मिलता था। उसी आदमी को पिछले 1 साल से 5,500 मिला है। इस तरह से 2 करोड़ आदमी से 500 अरब रुपए आपने कानून को तोड़ के वसूल कर लिए। कानून कौन से तोड़े हैं? बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 26/4, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 40A और आईन पाकिस्तान के शिक 3। तो आपने कानून तोड़कर 500 अरब तो ये खींच लिए 1 साल में। 610 अरब रुपए का भत्ता लिया तो ये तो 1,110 रुपए हो गए। तो क्या आवाम को 1,110 का रिलीफ दिया गया है? और ये भी वाज़ेह है कि इसमें खूबसूरत अल्फाज इतने हैं कि जो नुकात जब सामने आएंगे, अभी लोग समझ नहीं रहे हैं, जब फाइनेंस बिल आएगा, जो नुकात सामने आएंगे, तो इसमें जो आवाम के ऊपर मुख्तलिफ मजीद जो बोझ डाला जाएगा उसके नुकात भी सामने आ जाएंगे। नंबर 2,
तीसरी बात ये थी कि जो इस्तेहकाम का दावा है, इस्तेहकाम हुआ कैसे जरा मैं समझ लूं। जारी हिसाबात का जो खसारा है इस साल मई तक $6 अरब बढ़ गया। ठीक है, सॉरी, तिजारती खसारा, जारी हिसाबात का खसारा जो मुस्बित हुआ है, पॉजिटिव हो गया है, फाजिल हो गया है, जो एक कामयाबी है, वो जनाब अगले 3 महीने में मनफी होने वाला है। ये जारी हिसाबात जो मुस्बित हुआ है उसकी वजह यह है कि इस साल $6 अरब की तरसीलात ज्यादा आई हैं पिछले साल के मुकाबले में, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। और ये $6 अरब की जो डॉलर की तरसीलात हैं, इसका बड़ा हद तक ताल्लुक जो है कोविड-19 से है कि ट्रैवलिंग रुक गई। अगर एक फैमिली के 4 आदमी आते थे तो $40,000 लेके आते थे, अब क्योंकि आ नहीं रहे तो यहाँ से दे रहे हैं। एक बुनियादी बात ये हो गई। दूसरे कि रुपए की कदर में कमी का रुझान आपने देखा शुरू हो गया, और जो है हमने ये भी देख लिया कि अब शरह सूद पर इतना ज्यादा दबाव है कि आपको हुकूमत को अगले चंद महीने में ये बढ़ाना ही पड़ेगा। ये मसनूई इतना गलत है जो जारी नहीं रह सकता, एक चीज। दूसरा ये कि अगर जो 3.94 पे जो ग्रोथ है ये सही है, लेकिन स्टेट बैंक के गवर्नर ने क्या कहा है कि ये जो ग्रोथ हुआ है इसमें हमने 2000 अरब रुपए का पैकेज दिया और शरह सूद को कम किया, जो दुनिया में सबसे ज्यादा कम है। तो आपने सबसे ज्यादा कम किया क्योंकि क्या सबसे ज्यादा नुकसान यह हुआ था, ये हुकूमत को और बोरोवर्स को फायदा पहुंचाया। और ये जो उन्होंने कहा कि 2000 अरब रुपए का हमने पैकेज दिया, ये आइंदा तो नहीं दे सकते, और इसमें ताकतवर तबकों को ज्यादा नवाजा गया है। इसके लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। सिद्दीकी साहब मैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक ले रहा हूँ। ताकतवर तबकों को कैसे नवाजा गया इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। पुराने एक बार फिर खुश आमदीद में ज्वाइन किया डॉक्टर सलमान शाह साहब ने, साबिक वजीर खजाना है मुल्क के, इस वक्त भी हुकूमत पंजाब के साथ जो है इस मीशत के हवाले से हुकूमत को मुकम्मल रहनुमाई भी फराहम करते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के। उनके साथ मिर्ज़ा अब्दुल रहमान साहब मौजूद हैं, मारूफ मुल्क के बिजनेसमैन, कोऑर्डिनेटर हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के। मिर्ज़ा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि बजट के हवाले से हम अक्सर जब भी बजट पेश होता है, हुकूमत कोई भी हो, तनकीद भी की जाती है, तारीफ भी की जाती है, लेकिन बजट में अगर हम रिलीफ देखें, रिलीफ हमें अक्सर नजर आता है बड़े तबकात के लिए। अगर किसी ने गाड़ी लेनी है उसको गाड़ी सस्ती मिल जाएगी, किसी ने कारोबार करना है, किसी ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, वहां टैक्सों की छूट होगी, जो बैंकों में ट्रांजेक्शन करता है उसको थोड़ी सी रिलीफ दे दिया गया। आम आदमी के लिए क्या है बजट में? यह है कि 10 साल से मैं देख रहा हूँ जो बजट, उसमें से तो ये सबसे बेहतर बजट मैंने इस दफा देखा है, क्योंकि इस बजट में एक डेफिनेटली एक डिफरेंट डायरेक्शन दी गई है और इसमें आम आदमी के लिए भी स्पेसिफिकली बड़े काम दिखाए गए हैं। अगर आप देखें, नंबर 1 आम आदमी के लिए 285 अरब का एहसास प्रोग्राम है। उसके साथ साथ आपके पास लो कॉस्ट हाउसिंग का बहुत बड़ा प्रोग्राम है। उसके साथ साथ आपको माइक्रो फाइनेंस का एक्सपेंशन का बहुत बड़ा प्रोग्राम है। उसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि जो लोन्स हैं छोटे नौजवानों के लिए, उसमें इजाफा किया जा रहा है। तो ये एक गलत बात है कि लोकल आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, आम आदमी के लिए डायरेक्टली किया जा रहा है। नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, आप पहली दफा आप ग्रोथ की तरफ आ रहे हैं। आप ग्रोथ में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को अलग देख रहे हैं, आप रूरल इकोनॉमी को अलग देख रहे हैं, आप अर्बन इकोनॉमी को लिए अलग कर रहे हैं। जो इकोनॉमिक ग्रोथ आपको नज़र आई है रूरल इकोनॉमी में, और उसकी वजह से आपकी मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्रोथ है और सर्विसेज में भी ग्रोथ है, और ये बगैर डेट को इंक्रीज करने के साथ आई है। ये इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ है, ये रेमिटेंसेस की ड्रिवन ग्रोथ है। तकरीबन 7 से 8 बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा रेमिटेंसेस आई हैं, और हर जो डॉलर पे पहले अगर 100 रुपये मिलते थे, अब उनको 150 रुपये मिलते हैं, और तकरीबन 4000 अरब रुपया आम आदमी की जेब में गया है। और वो गांव में भी रहता है, देहात में भी है, शहरों में भी है, और वो आम आदमी जो है वो लो इनकम ग्रुप से ही है। और लो इनकम ग्रुप के लिए आपने अच्छा इसमें अब मोमेंटम भी आप ले रही हैं। वो और बात है कि लोगों की बड़ी इंट्रेंच्ड पोजीशंस होती हैं और वो फंसे रहते हैं अपने ही अल्फाजी में, लेकिन इस बजट में आपने आम आदमी की भी की है, ख्याल रखा है, बिजनेस कम्युनिटी का भी रखा है, एक्सपोर्टर का भी रखा है, IT वालों का भी रखा है, ज़राअत वालों का भी किया है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी किया है, और सर्विसेज के लिए भी किया।
सो आई थिंक वो तो एक हमारी आदत है ना पाकिस्तान में कि हर चीज़ को हम ज़रा समझते हैं कि ये इसमें कोई मसला है, तो ऐसा मसला नहीं। अगर आप देखें जब भी पाकिस्तान की इकॉनमी में इंजेक्शन आप करेंगे, किसी भी सेगमेंट में करेंगे, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ आती है और उसमें एक तेजी आती है। लेकिन डॉक्टर साहब अगर इंटरनेट पर और मोबाइल फोन कॉल पर जो टैक्स लगाने की तजवीज़ थी, फिर फौरी हमाद साहब ने कहा नहीं वो तजवीज़ नहीं, वापस लेंगे, थोड़ी सी तैयारी पहले अगर हुकूमत कर लेती, रिएक्शन देखकर वापसी का फैसला किया जा रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, ये आप नेट पिकिंग तो कर सकते हैं, बट मोटी मोटी बात करें ना, ये छोटी मोटी बातें आप छोड़ें। आप आए सीधा ये आपने रूरल इकोनॉमी के लिए क्या किया? रूरल इकोनॉमी के लिए प्राइसिंग आपने, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने प्राइसिंग उसकी ठीक की है। और जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है एग्रीकल्चर में, उसके मुताबिक जब आपकी डिवैल्यूएशन हुई है तो उनको अब अच्छी कीमतें मिल रही हैं। नेक्स्ट स्टेप उसमें रिफॉर्म का है, और वो आपके बजट में आ गया। रिफॉर्म में क्या आया? रिफॉर्म में आया किसानों के लिए छोटे कर्जे हैं, किसानों के लिए इम्प्लीमेंट्स हैं, किसानों के लिए इनपुट्स हैं, फर्टिलाइजर की इनपुट्स हैं, किसान कार्ड जो है उसमें सब्सिडी दी जा रही है छोटे किसानों को, मार्केट्स का निज़ाम बनाया जा रहा है, लॉजिस्टिक्स को ठीक किया जा रहा है। उसके बाद आप देख लें मैन्युफैक्चरिंग के लिए, देख लें क्या क्या चीज़ें हैं मैन्युफैक्चरिंग में, आप देख लें एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए कमिटमेंट्स भी हैं और वहाँ पे पैसा भी लगा है और एक्सपेंशन भी हुई है। और आप देख लें एनर्जी के ऊपर देख लें, डैमों में भी खर्चा किया जा रहा है, उसके ऊपर भी स्टेशन पे भी किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। बड़े मुश्किल प्रॉब्लम्स के ऊपर आप डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं। इसी तरह आईटी के भी मराद दी जा रही हैं। तो ये बाकी फाइन बैलेंसिंग, फाइन ट्यूनिंग तो होती रहेगी, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आईएमएफ भी आपके साथ ऑन बोर्ड है। बिल्कुल आईएमएफ का अगर आप देखें तो आपका सरप्लस है, अभी भी करंट अकाउंट सरप्लस है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी है। आपने डेट्स के बगैर ग्रोथ को चलाया है। दूसरी तरफ फिस्कल साइड पे देखें, डेफिसिट में आईएमएफ ने आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा कदगन नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि प्राइमरी डेफिसिट जो है वो शौकत तरीन ने बताया, वो उन्होंने कहा 0.7 आप डेफिसिट कर सकते हैं प्राइमरी डेफिसिट, उसके दरमियान आपने रहना है। और आपने ये कि आप जो है एक दफा जो चीज आ जाएगी वो वहां पे फंसी रहेगी। आपने ग्रोथ इंसेंटिवाइज करना है, आम आदमी की मदद करनी है, बिजनेस कम्युनिटी को रहा करना है, डीरेगुलेशन करनी है, आपने प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू करना है, बहुत सी चीजें हैं। इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट ड्रिवन बजट है। ठीक है, मैं वापस आता हूँ शाह साहब, मैं आता हूँ वापस आपकी तरफ। मिर्जा अब्दुल रहमान साहब, बिजनेस कम्युनिटी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है किसी मुल्क की इकानमी में, बिजनेस कम्युनिटी के लिए बजट कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, बात यह है कि जो डॉक्टर साहब ने फरमाया बिल्कुल वजह है। देखा जाए तो देखो, बिजनेस कम्युनिटी के लिए जो हमने पहली दफ़ा फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 2 तजावीज़ दी थी, हमने उन पे काफ़ी हद तक हुकूमत ने इन चीज़ों को कबूल किया है और उनकी रिकमेंडेशन के साथ ही इन्होंने ये बजट भी बनाया। ये सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मसला इस बात का आता है कि जो छोटे लोग हैं उनका क्या बनेगा? जो छोटे दुकानदार थे, छोटे ताजर थे, जो कवर्ड में 2 साल से पिस रहे थे, जिनके कारोबार बंद हो चुके हैं, जिनके लिए खाने पीने के मसाइल है, यूटिलिटी बिल थे, गैस महंगी है, बिजली महंगी है, उनका क्या बनेगा? अब देखें, बात यह है कि सारी बातें मानी जाए इनकी। अब ये कहते हैं 20,000 रुपये हमने तनख्वाह कर दी। देखें, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में तो शायद 20,000 रुपया वो पाबंद हो जाएंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ऐसे नहीं करता। प्राइवेट सेक्टर अपनी चादर देख के पाँव फैलाता है, देखता है कि वो 20,000 दे सकता है या नहीं दे सकता। दूसरी सर उसके अलावा बात यह है, देखें जिस तरीके से ये सारी किसानों की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, 1.5 लाख देंगे, इससे ये होगा कम से कम आड़ती से किसान बच जाएगा, अपनी फसल तैयार करके ले जाने के काबिल हो जाएगा। लेकिन मिसालें कायम है। देखिए, अभी कुछ अरसा पहले स्टेट बैंक ने 600 अरब रुपया वो डिस्ट्रीब्यूट करना था SME में भी और सारों में, वो चंद बड़ों में तकसीम करके 1% पे दे दिया गया है। ये इसी हुकूमत में हुआ है ना,
उससे कोई अमल दरामद नहीं मशीनरी पे। अभी देखें मशीनरी आई भी नहीं, एलसियाँ खुल गई, वो 600 अरब रुपया तकसीम हो गया। हम इन्हें ये कहते हैं कि जो रेस्टोरेंट हैं इनको भी इंडस्ट्री का दर्जा दें। देखिए एक ढाबे का छोटा सा होटल होता है तो उसमें 5-6 लेबर काम कर रही होती है और वो रोजगार दे रहे होते हैं, और उनको इन्होंने कुछ नहीं किया। हमने इन्हें कहा कि उनका भी जो सेल टैक्स है 5% कर दे। इसलिए हमने छोटे दुकानदारों को मुतालिक ये भी कहा कि इनकम टैक्स जो है आप वो इस तरह करे फिक्स कर दे। छोटी दुकानें हैं उनको 10,000 साल का ले ले, उससे ये होगा आपका रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। फिर दूसरी गुजारिश ये है कि ठीक है हम ये कहते हैं आपके देखिए मुल्क में टोटल 29 लाख लोग जो है वो इनकम टैक्स नेटवर्क में हैं, जिसमें से तकरीबन 9 लाख लोग जो है वो टैक्स देते हैं। अब बात यह है कि हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं जो लोग टैक्स नहीं देते उन्हें टैक्स नेटवर्क में लाया जाए, उन पे कड़ी निगरानी की जाए, उनको कड़ी सजाएं दी जाए नहीं देते। लेकिन जो लोग दे रहे हैं अगर वो आपको 15 या 20% कम से कम कुछ कमर्शियल ब्रेक पर और शामिल करते हैं, वापस आएंगे तो इस पे बात करेंगे। जो कहा जा रहा है तजारती खसारा अगले 3 माह में ये इसमें इजाफा हो सकता है और फिर साथ साथ हुकूमत को शरह सूद में भी इजाफा करना पड़ेगा। क्या वाकई ऐसा होगा, इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। गुलाम एक बार फिर खुश आमदीद। सलमान शाह साहब, मुख्तार अगर 2 चीज़ें मुझे आपसे पूछनी है। तजारती खसारे के बारे में कहा जा रहा है कि अगले 3 माह बाद ये माइनस में जा सकता है, फिर शरह सूद भी हुकूमत इसमें इजाफा कर देगी, क्या इस बात का इम्कान है? नहीं, आई डोंट थिंक सो इम्कान है, क्योंकि इस वक्त आपका अगर तजारती खसारा थोड़ा सा बढ़ भी जाता है तो आपकी रिमिटेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है। और अभी तो आपकी FDI जिस तरीके से जितनी आनी चाहिए वो मल्टीप्लाई करेगी, ये $1-8 बिलियन से वो $4-5 बिलियन पे जाएगी, जो उसका कोई इम्कान नहीं है। वैसे भी एक्सचेंज रेट क्योंकि अब मार्केट बेस्ड है तो वो एडजस्टमेंट भी साथ साथ होती जाएगी। हमारी एक्सपोर्ट सेक्टर जो है उसकी कम्पिटिटिवनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात जो मिर्ज़ा साहब ने की, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि FPCCI के जब जो है तमाम जो थे सजेशंस वो तो बजट में आ गए हैं, लेकिन SMEs शायद इनको इन्होंने नहीं देखा अभी। SMEs के लिए शौकत तरीन ने सेपरेट फाइनेंशियल सिस्टम बना रहा है, जो होलसेल होगी फाइनेंस वो कमर्शियल बैंक्स करेंगे, जो रिटेल फाइनेंस माइक्रो बैंक्स करेंगे, ताकि वो जिनको पता है कि स्मॉल एंटरप्राइज को कैसे आपने फाइनेंस करना है, और माइक्रो फाइनेंस कर्जे जो है 10,000 से लेके 5-6 लाख तक के कर्जों का जो है पूरा निज़ाम वो बनाने जा रहे हैं। क्योंकि ये इकॉनमी जब तक आपकी ग्रास रूट तक हर एलिमेंट माइक्रो स्मॉल मीडियम लार्ज तमाम चेन जो है इसको फॉल करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि FPCCI जैसे जो लोग हैं एक्सपोर्ट मार्केट्स में जाना है, इन्होंने करने, इन्होंने बड़े काम, ये वेल मछली की तरह है, लेकिन वेल मछली के छोटी मछलियां भी बेशुमार होती हैं जो पूरा एक इकोसिस्टम होता है। तो वो तमाम का तमाम सिस्टम जो है वो बन रहा है। इसमें आप देखें कि बजट 7 के बाद ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, मलिक साहब आप भी करते रहे हैं सारे बजट्स, 2007 के बाद ये पहला बजट है जो ग्रोथ की बात कर रहा है, जो ग्रोथ की तरफ जा इंसेंटिवाइज कर रहा है और इकोनॉमी के हर खित्ते में कर रहा है। एग्रीकल्चर में आ रहा है, फैक्ट्री में आ रहा है, IT में आ रहा है, सर्विसेज में आ रहा है, हर तरफ वो कोशिश कर रहा है कि पूरी इकोनॉमी अपनी ताकत से ग्रोथ की तरफ जाए। और वो ये नस्कुलैन है, ये जो गवर्नमेंट का बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन बता रहा है कि गवर्नमेंट इस डायरेक्शन आ रही है। और अभी मेरा ख्याल है ये तो बिगिनिंग है, एज सून एज ये देखेंगे इस साल में इन्वेस्टमेंट आएगी और आपकी ग्रोथ इन्वेस्टमेंट ड्रिवन होगी, डेट ड्रिवन नहीं होगी। और वो बड़ा मुनासिब है, क्योंकि आप एक चीज नहीं ना बोले, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है, बहुत नौजवान आबादी है, आपने जॉब्स जो है वो इन्वेस्टमेंट से आएंगी। बिल्कुल ठीक है। पब्लिक से आप देख रहे हैं
GDP को एक्सपेंड किया, लेकिन असल चीज़ है कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को आगे लाना है आपने। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह। मिर्ज़ा अब्दुल रहमान साहब, जो डॉक्टर साहब ने बात की कि SMEs को कर्जे मिलेंगे, अगर स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट मिलती है, बैंकों से सस्ते कर्जे मिलते हैं, तो उससे SMEs जो है वो भी इस मुल्क के अंदर तरक्की करेंगी। देखिए, इसी हुकूमत में ये फाइनल हुआ था कि बैंकों को कहा गया था कि स्मॉल मीडियम को आप कर्जे दें। आप पता करें ना इन्होंने कितने आज तक कर्जे दिए। इन्होंने कहा था 50 लाख तक कर्जे देंगे, 5 करोड़ तक कर्जे देंगे, कोई कर्जे नहीं मिले किसी। बैंक देखता है जो सिक्योर्ड पार्टी हो, बैंक देखता है मेरा कर्जा डूब ना जाए, वो उसको पैसे देता है। अब देखें ना 600 अरब जो दिए 1% से, बैंक ने उन्हीं लोगों को तकसीम किया। वैसे तो SME भी शामिल था ना, तो इन्होंने उन्हीं लोगों को दिए जिन्हें पता था बैंक को कि हमें यहाँ से कर्जे हमारे डूबेंगे नहीं, हमें पैसे वापस मिल जाएंगे। बात यह है, देखें कि इन्होंने अब भी 5 लाख का कहा है कि 5 लाख के 6 लाख लोगों को रोजगार, बेरोजगार 5 लाख दिया जाएगा बिला सूद। अब मसला ये है कि हमेशा जो गवर्नमेंट आती है वो अपने वर्कर को आगे करके अब उनके हवाले से देती है और वो तलफी होती है, आम आदमी को उसमें नहीं मिलता। अब भी यही हाल है, अब भी यही हाल है कि जितना भी PTI ने जो कुछ किया, मैं सियासी बात नहीं करता, मैं एक तिजारती बात करता हूँ कि अगर आप 5-5 लाख लोगों को दें तो बिला तफरीक दें। उसमें ये ना हो कि इमरान खान साहब की टाइगर फोर्स ना बीच में इन्वॉल्व हो, बल्कि ऐसे तरीके से दिए जाए, चेंबर के ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बिल्कुल, जो हमारी ट्रेड बॉडीज है उनके थ्रू दिए जाए, बिल्कुल ठीक है, ताकि उन लोगों को कर्जे मिले। देखिए, हमने इन्हें ये भी बिल्कुल एक गुजारिश और करता, मलिक साहब एक गुजारिश और करता जाऊं कि देखिए बात यह है कि इन्होंने जो CPEC पे जो बनाए हैं ना इंडस्ट्रियल स्टेट, उसमें भी हमारी डिमांड है कि जो वहाँ बड़े बड़े प्लाट्स हैं और जो बड़े बड़े लोगों को आप दे रहे हैं, उसके साथ SME को भी छोटे छोटे प्लाट दें, ताकि वह हमारी बहनें भी वो जो कारोबार अपने कारोबार में लोग काम करते हैं उसमें उनको भी इसमें जगह मिलनी चाहिए। मेरे साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।